बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को होता है और 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं के साम्राज्य का कार्यभार जो है वो हुमायूं के हाथ में चला आता है। स्वागत है आपका चैनल पे और मेरा नाम है राजेश। मैंने पिछले वीडियो में आपको हुमायूं से रिलेटेड सभी जानकारियाँ जो है आपको दिया था। आपने अगर वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। हुमायूं का जन्म होता है 6 मार्च 1508 में और हुमायूं का जो नाम था वो था आपका नसीरुद्दीन हुमायूं, और हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। इनके माता का नाम माहिम बेग था और इनको जो नॉलेज था वो दर्शन शास्त्र का था और गणित का था। भाषा ये जो जानते थे तुर्की, अरबी और हिंदी जानते थे। इनका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को हुआ था और ये 18 वर्ष की आयु से ही युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिए थे। इब्राहिम लोदी के साथ जब युद्ध हुआ था तो सबसे पहले पानीपत के युद्ध में एक टुकड़ी का संचालन जो किया था वो हुमायूं ने किया था। उसके बाद राणा सांगा के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें भी हुमायूं ने भाग लिया था। हुमायूं 23 वर्ष का था तभी इसका राज्याभिषेक किया गया। बाबर जब जिंदा था उसी टाइम में हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जब बाबर का मृत्यु हुआ था तो हुमायूं जो था वो संभल में था। बाबर का जो प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली था, जो बाबर का बहनोई था मेहंदी ख्वाजा, उसको राज सिंहासन पर बैठाना चाहता था, लेकिन यह योजना जो है फेल हो जाता है और 30 दिसंबर 1530 को बाबर का राज्याभिषेक किया जाता है। हुमायूं के सामने बहुत सारे समस्या आता है। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को से राज सिंहासन पर आसीन होता है और उसके सामने बहुत बड़ा समस्या आता है, जिसमें से पहला था विशाल साम्राज्य, उसके बाद सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था, साम्राज्य का विभाजन, दोषपूर्ण सैन्य संगठन, रिक्त राजकोष, बाबर के संबंधियों से षड्यंत्र, उसके बाद राजपूत समस्या, फिर अफगान समस्या। तो ये सब उसके सामने कुछ समस्या था, जिसमें से पहले को देखा अगर विशाल साम्राज्य, तो जब बाबर ने हुमायूं को उत्तराधिकार दिया था तो उसको एक विशाल साम्राज्य छोड़ के गया था। इसमें से भारत का तो हिस्सा था ही और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट जो है, जिसको मध्य एशिया बोलते हैं, उसमें कुछ जगह था, जैसे एक बल्ख था, बदख्शा था और एक कुंदूज था। ये सब प्रांत जो है वो बाबर के अंतर्गत ही आता था। तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालना हुमायूं के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरा है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव। बाबर जो था वो एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था, लेकिन किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए जो है प्रशासनिक व्यवस्था होना बहुत जरूरी होता है। बाबर हमेशा युद्ध ही लड़ता रहता था, लेकिन उसने कभी भी प्रशासनिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। ये संकट आ गया था हुमायूं के साथ। हुमायूं के अंदर उतना टैलेंट नहीं था कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकता था। उसको लड़ने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा था, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाना एक प्रशासनिक व्यवस्था का होना जरूरी होता है। तीसरा था साम्राज्य का विभाजन। जब बाबर जिंदा था तो उसने हुमायूं को बोला था, क्योंकि हुमायूं जो था वो बाबर का 4 पुत्र था, उसमें से हुमायूं जो था वो सबसे बड़ा पुत्र था। तो बाबर ने हुमायूं को बोला था कि अपने भाई के साथ जो है उसने बाबर के अनुसार ही साम्राज्य का विभाजन किया था, जिसमें से हुमायूं ने कामरान जो था उसका भाई कामरान, इसको काबुल दे दिया और कंधार दे दिया था। उसके बाद अस्करी जो था, अस्करी भी इसका भाई था, अस्करी को संभल दिया था और हिंदाल को जो है अलवर का प्रांत दिया था। साम्राज्य का विभाजन जो था वो हुमायूं के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण बना था। कामरान जो था उसका भाई, वो तो चाहता था कि वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, लेकिन उसके अंदर उतना टैलेंट नहीं था कि वो हुमायूं के सामने टिक पाता। चौथा था दोषपूर्ण सैन्य संगठन। मुगल सेना का संगठन दोषपूर्ण था। बाबर ने अपनी सेना में जो था हर जाति के आदमी को रखा था, जिसमें से तुर्क था, फारसी था, उज़्बेक था और भारतीय भी शामिल था। जब बाबर राजगद्दी पर बैठा था तो अपने टैलेंट की बदौलत पे सबको अनुशासित और संगठित रखता था, लेकिन जैसे ही हुमायूं के हाथ में आता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद रिक्त राजकोष। बाबर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसके बाद जितना भी धन और दौलत प्राप्त हुआ था उसको उसने क्या किया, अपने सैनिकों में बंटवा दिया। उसके बाद वो काबुल के जो जनता थे, काबुल के जनते को भी सभी को धन दे दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि हुमायूं के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया था और इसको सुधारने का जो है उसने प्रयास भी नहीं किया, जिसके कारण साम्राज्य का आर्थिक दृष्टिकोण कमजोर हो गया और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना जो था वो हुमायूं के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था। उसके बाद बाबर के संबंधियों से षड्यंत्र। हुमायूं जो था वो उसका जो सगी संबंधी था उसके साथ भी प्रॉब्लम चल रहा था। जो मिर्जा लोग थे, और आपको पता होगा कि उमर शेख मिर्जा तो जो था वो बाबर का पिता था, तो ये लोग अपने आप को उसका संबंधी मानते थे। अब कोई भी आदमी समान जीवन में भी आप देख लीजिए कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो बिना जान पहचान का भी आदमी आपका रिश्तेदार हो जाता है। तो वो तो राजा था तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। उसके सगे संबंधी जो थे वो चाहते थे कि सिंहासन का जो अधिकारी हो वो हम लोगों के बीच का ही कोई आदमी हो। मिर्जा में सबसे प्रभावशाली एक था मोहम्मद जमान मिर्जा, जो हिरात के सुल्तान का पुत्र था। जमान मिर्जा का विवाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की जो सौतीली बहन थी मासूमा बेगम, इसके साथ किया था। उससे पहले बिहार, उसके बाद जौनपुर का शासक बनाया गया। बाद में उससे असंतुष्ट होकर दिल्ली के राज सिंहासन पर नजरे में जौनपुर का शासक बना दिया गया, लेकिन वो उतने संतुष्ट नहीं थे और वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठना चाहता था। दूसरा संबंधी जो था उसका वो मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था, जो तैमूर वंशज था। पैतृक राज न होने के कारण यह भारत में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहता था। हुमायूं का एक और संबंधी था, उसका नाम था मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर का बहनोई था, जिसने बाबर की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री की सहायता से स्वयं शासक बनने का प्रयास किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रतिद्वंदी थे जो हुमायूं के सिंहासन पर बैठना चाहता था। उसके बाद था आपका राजपूत समस्या। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया था, राजपूत के शक्ति को चकना शुरू कर दिया था, लेकिन राजपूत जो था वो धीरे धीरे संगठित होते जा रहे थे।
इस बार राजपूतों का नेता राणा सांगा का पुत्र जो था रतन सिंह, जो मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए संकल्प लिया हुआ था, क्योंकि बाबर ने उसके पिता को मारा था, तो वो चाहता था कि कैसे भी करके हुमायूं को जो है दिल्ली के गद्दी से हटा दे। उसके बाद एक और समस्या था, अफगान समस्या। राजपूतों के साथ साथ अफगान सरदार भी अपना राज प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। आपको पता होगा कि जब इब्राहिम लोदी को हराया था तो वो अफगान ही थे। तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी जो मारा गया था, तो इसमें अफगान का जो शक्ति था वो ख़त्म हो गया था। इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, वो बंगाल के शासक जो था नुसरत शाह, उसके सहायता से अपने पैतृक राज को प्राप्त करना चाहता था। जो उसके बाप का शासन करता था इब्राहिम लोदी, उसको प्राप्त करना चाहता था। बिहार में शेर खान ने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रखा था। शेर खान वही है जिसका नाम बाद में शेर शाह सूरी हो गया था, तथा मुगलों को भारत से निकालना चाहता था। इब्राहिम लोदी का जो चाचा था वो भी गुजरात के शासक की सहायता लेकर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। तो यह सब समस्या था हुमायूं के सामने। उसके बाद हुमायूं अभियान। तो राजगद्दी पर बैठने के पश्चात हुमायूं को जन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनको हल करने के लिए हुमायूं ने अनेक सैन्य अभियान किए ताकि अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सके। ये सब कुछ अभियान है जिसमें कालिंजर का अभियान, कालिंजर का आक्रमण, मोहम्मद लोदी से संघर्ष, कामरान का विद्रोह, कामरान उसका भाई था, चुनार का घेरा, मिर्जाओं का विद्रोह, गुजरात के शासक से संघर्ष और शेर खां से संघर्ष, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद बिलग्राम और या कन्नौज का युद्ध। सबसे पहले देखते हैं कालिंजर का आक्रमण। कालिंजर पर बाबर ने भी आक्रमण किया था। हुमायूं के राजगद्दी पे बैठने के 6 वर्ष बाद उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। उस टाइम में कालिंजर का जो किला था उसको बहुत ही सुरक्षित माना जाता था। बाबर ने भी वहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन उसको भी समझौता करना पड़ा था। हुमायूं ने कालिंजर पर इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि वहाँ का राजा जो था रुद्र प्रताप कालपी, वो उस पर अधिकार करना चाहता था। कालपी का किला जो था वो सामरिक महत्व के लिए ज़रूरी था। हुमायूं ने किले को घेर लिया और 1 महीने तक किले को घेरा रहा, लेकिन कालिंजर के शासक से बाद में उसको समझौता करना पड़ा, जैसे उसके पिता को करना पड़ा था। दूसरा है महमूद लोदी से संघर्ष। महमूद लोदी, आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी का भाई था। उसने बिहार पर अधिकार करके एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली थी और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रयास कर रहा था। उसने जौनपुर पर आक्रमण किया, वहाँ के जो मुगल सूबेदार थे जुनैद, उसको पराजित किया। जब हुमायूं को इस बात का सूचना मिला तो वो कालिंजर को जो घेर के रखा था वहाँ से तुरंत जो है वो बिहार की ओर रवाना हुआ। हुमायूं और महमूद लोदी का जो सामना होता है वो अगस्त 1532 में दोहरिया नामक एक स्थान है जहाँ पे होता है। महमूद लोदी का जो सेना था वो पराजित होकर भाग जाता है, लेकिन हुमायूं को पता चलता है कि उसका भाई जो है कमरान, वो विद्रोह कर रहा है। कमरान का विद्रोह देखते हैं। हुमायूं का भाई था कमरान, जो हुमायूं को युद्ध में व्यस्त देखकर वो चाहता था कि मुल्तान और लाहौर पर अधिकार कर ले। उसके बाद उसने हुमायूं से निवेदन भी किया था कि वो पंजाब और मुल्तान का प्रदेश जो है उसको दे दिया जाए। हुमायूं तो इससे पहले समस्याओं से घिरा ही था, तो उसने सोचा कि कामरान को विरोधी बनाना अच्छा बात नहीं है, तो उसकी डिमांड को उसने एक्सेप्ट कर लिया और मुल्तान और पंजाब जो था वो कमरान को दे दिया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चुनार का घेरा। ये 1532 ईस्वी में हुआ था। कमरान का समस्या सुलझाने के बाद हुमायूं ने फिर से अफगान की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। चुनार के किले को घेर लिया और ये घेरा जो है वो 4 महीने तक रहा। चुनार का किला उस समय शेर खां के अधीन में था। इस अभियान के लिए हुमायूं ने हिंदू बेग को भेजा था। 4 महीने के घेरे के पश्चात शेर खां से उसको संधि करना पड़ा और हुमायूं को जो है शेरशाह को जो है हुमायूं का अधीनता स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, शेरशाह सूरी जो था वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। उसने ये सोच के उसके साथ संधि कर लिया कि वो कम से कम तैयारी कर पाए। बाद में इसको जो है हुमायूं को उसका औकात पता चलाता है। शेर खां ने क्या किया कि कूटनीति का सहारा लिया। इस खुशी में हुमायूं जो है वो भोग विलास में पूरा लिप्त हो जाता है और व्यस्त हो जाता है। उसके बाद मिर्ज़ाओं का विद्रोह 1534 ईस्वी में मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और मुल्तान मिर्ज़ा ने विद्रोह कर दिया। 1534 ईस्वी में मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और सुल्तान मिर्ज़ा दोनों विद्रोह कर देता है, जो उसका रिलेटिव होता है, जो संबंधी था। हुमायूं ने दोनों को परास्त कर दिया और बंदी बना लिया, लेकिन उसमें से जमान मिर्ज़ा था वो भाग गया और वो गुजरात चला गया और गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था उसके यहाँ उसने शरण ले लिया। उसके बाद गुजरात से फिर संघर्ष स्टार्ट हो गया। गुजरात और मालवा का शासक जो था वो बहादुर शाह था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। अपने दरबार में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को इसने शरण दे रखा था। आपको पता है कि इब्राहिम लोदी का चाचा जो था वो हुमायूं का कट्टर दुश्मन था। हुमायूं ने बहादुर शाह से जमान मिर्ज़ा को सौंप देने के लिए कहा, लेकिन बहादुर शाह जो था उसको मना कर दिया कि मैं नहीं सौंप सकता हूँ। बाद में हुमायूं का सेना जो है वो युद्ध के लिए प्रस्थान करता है और उज्जैन पहुंचता है। उस समय बहादुर शाह जो था वो चित्तौड़ के घेरे को घेर के रखा था और आगे बढ़ते हुए वो सारंगपुर पहुंचा। इसी समय क्या होता है कि बहादुर शाह ने हुमायूं को सूचित करता है कि वह काफिरों की सहायता नहीं करे। हुमायूं जो है वो बहादुर शाह के बातों में आ जाता है और राजपूतों को सहायता नहीं करता है। ये भी यहाँ भी जो है हुमायूं ने बहुत बड़ा गलती किया था। अगर वो राजपूतों का सहायता करता तो उसको दोहरा फायदा होता। एक तो बहादुर शाह को हरा देता और दूसरी तरफ से जो था वो राजपूतों के ऊपर उसका प्रभुत्व भी जम जाता। उसके बाद देखते हैं शेर खां से संघर्ष।
जिस समय हुमायूं गुजरात में बहादुर शाह से संघर्ष कर रहा था, उस समय में शेर खां जो था वो बंगाल के शासक जो था शाह महमूद, उसको परास्त कर देता है और पूरे बिहार बंगाल पर अधिकार कर लेता है। जब हुमायूं को इस बात का पता चलता है तो वो 27 मार्च 1537 में हिंदाल के साथ शेर खां पर आक्रमण के लिए जाता है। शेर खां को जब सूचना मिलता है तो वो अपने पुत्र जो होता है कुतुब खां, उसको चुनार दूर की रक्षा के लिए भेज देता है और स्वयं माकुंडा चला जाता है। इस समय क्या होता है कि शेर खां का जो दूसरा पुत्र होता है खवास खां, उसको गौर पर अधिकार करने के लिए बंगाल भेजता है। बंगाल का जो राजकोष है वो सुरक्षित जगह पर भेज देता है। हुमायूं का सेना जो है अफगान के साथ बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ता है, लेकिन जून 1538 में हुमायूं जो है चुनार पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद हुमायूं जो है बंगाल की ओर रवाना होता है, जहाँ पे शेर शाह सूरी जो है अपना राजकोष छिपाया होता है। रास्ते में बंगाल के भूतपूर्व शासक जो होता है महमूद शाह, उसे सहायता देने का आश्वासन देता है। हुमायूं का सामना जो है शेर खां का जो पुत्र होता है जलाल खां, उसके साथ होता है और वो मुगल सेना को वहाँ से आगे नहीं बढ़ने देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जलाल खान हार जाता है और जलाल खान को वहाँ से भागना पड़ता है और वो अपने पिता के पास पहुँचता है। हुमायूं जो है तिलियागढ़ी पर आक्रमण कर गौर तक पहुँचता है और विश्राम करने लगता है। उसका लाभ उठाकर जो है शेर खां ने अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है। अगला है चौसा का युद्ध। जिस समय हुमायूं गौर में आराम कर रहा था, उसका भाई जो था हिंदाल, उसने विद्रोह कर दिया। हुमायूं को जो है तुरंत लौटना पड़ा, लेकिन रास्ते में शेर खां जो है उसको रोक लिया। उस समय दोनों सेनाएं जो है आमने सामने 3 महीना तक पड़ा रहा। शेर शाह सूरी बहुत ही चालाक और योग्य शासक था। उसने 25 जून 1539 को क्या किया कि बाबर को, हुमायूं को जो घेरा था वो नदी के किनारे घेरा था और उसको पता था कि बाढ़ का मौसम है, जिसके कारण मुगल सेना जो है वो पानी में डूब जाएगा। उसके बाद हम लोग इस पर आक्रमण करेंगे। तो रात का समय होता है, मुगल सेना रात में सोया रहता है, लेकिन बाढ़ आने के कारण क्या होता है कि वो जहाँ पे कैंप लगा रहता है उसमें पानी भर जाता है और उसका लाभ उठाकर जो है शेर का 26 जून को हुमायूं पर आक्रमण कर देता है, जिसके कारण हुमायूं की सेना में भागदड़ मच जाता है और हुमायूं को जो है युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता है। भागते समय एक नाविक होता है निजाम नाम का, वो हुमायूं को गंगा नदी पार करा के उसका जान बचाता है। इस युद्ध में शेर खां ने अपने आप को जो है शेरशाह का उपाधि दिया था। बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं जो है वो आगरा भाग जाता है। फरवरी 1540 में जो है शेरशाह उसका पीछा करते हुए कन्नौज तक पहुंच जाता है। हुमायूं जो है अप्रैल 1540 में अपनी सेना के साथ कन्नौज पहुंचता है। दोनों की सेना 1 माह तक आमने सामने पड़ा रहता है। 15 मई 1540 को बहुत वर्षा के कारण जो है शेरशाह सूरी मुगल पर आक्रमण करता है और मुगल जो तोप यूज़ करते थे वो पानी में नहीं चल पाता है, जिसके कारण मुगल सेना हार जाता है और हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हुमायूं का पलायन। कन्नौज के युद्ध में परास्त होने के बाद हुमायूं भागकर आगरा पहुंचा, लेकिन अफगान सेना जो था उसका पीछा कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप आगरा से दिल्ली चला गया। दिल्ली से लाहौर पहुंचा, जहाँ चारों भाइयों ने मिलकर विचार विमर्श किया और उसमें यह डिसाइड किया गया कि शेर खां का सामना नहीं करना है। कमरान असगरी अफगानिस्तान चला गया। हुमायूं और हिंदाल सिंध चला गया। यहीं पर उसकी पत्नी हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया था। सिंधु से हुमायूं जो है वो कंधार चला जाता है, लेकिन कमरान के विद्रोह के कारण उसको फारस भागना पड़ता है। इस प्रकार 1540 से 1555 तक उसे जो है निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। इसी बीच शेर खां जो है वो संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लेता है। हुमायूं की असफलता के पीछे कारण अगर देखें तो सबसे पहला कि उसके पास एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था जिसको चला नहीं पाया। दूसरा यह कि जो भी साम्राज्य था वो असंगठित था, उसमें कुशल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं था। साम्राज्य का सुरक्षा करने आवश्यक था। बाबर को अपने साम्राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रदान करने के लिए न तो उसके पास समय मिला, न ही वो इस क्षेत्र में उतने योग्य थे। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे शासकों की आवश्यकता थी जिसमें प्रशासनिक क्षमता हो, जो संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोकर संगठित कर सके, और इसमें से कोई भी टैलेंट उसके अंदर नहीं था। और हुमायूं के अंदर ये भी खराबी था कि वो दूरदर्शिता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और भी कुछ रीज़न था जिसके कारण जो है हुमायूं जो है असफल रहा था, जिसमें से सबसे पहला है साम्राज्य का बंटवारा। जब बाबर मारा था तो उसने ये इच्छा प्रकट किया था कि वो अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। बाबर हुमायूं भी ठीक ठाक आदमी था, उसने भी सोचा कि भाई के साथ क्या लड़ना, लेकिन उसका भाई जो था कमरान, वो बहुत ही बदमाश था। वो चाहता था कि वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उसका भाई जो था कामरान, वो बार बार विद्रोह करता था। वो बार बार बोलता था कि मुझे दिल्ली की गद्दी पर बैठना है, लेकिन बाद में कामरान को बंदी बना लिया जाता है। उनका जो मंत्री होता है वो बोलता है कि इसको मार दिया जाए, लेकिन हुमायूं बोलता है मेरी बुद्धि तो तुम्हारी बात मानती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। दूसरा था जनता का सहयोग। हुमायूं ने भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया कभी भी। वो भारत के लिए एक विदेशी था और साम्राज्यवादी नीति अपनाने से पहले उसे प्रशासन में आवश्यक सुधार करके जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहिए था। तीसरा शेरशाह की शक्ति की उपेक्षा। वो सोचता था कि शेरशाह सूरी ऐसे ही कुछ नहीं करेगा। हुमायूं ने शेरशाह की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति की उपेक्षा की। उसका विचार था कि वह जब चाहेगा आसानी से शेरशाह को परास्त कर देगा। ऐसा सोचना हुमायूं के लिए बहुत बड़ी भूल थी। उसे तुरंत शेर खां पर आक्रमण कर देना चाहिए था और कुचल देना चाहिए था, लेकिन हुमायूं ऐसा नहीं करता है और शेरशाह को अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए वो एक अवसर दे देता है। आपका अक्षम गुप्तचर व्यवस्था। हुमायूं का जो गुप्तचर व्यवस्था था वो भी बहुत ख़राब था। क्यों? क्योंकि
जब शेरशाह और बहादुर शाह के बीच में जो गठबंधन हुआ था उस ये बात हुमायूं को पता भी नहीं चल पाया था। चौथा है बहादुर शाह के प्रति नीति। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के प्रति भी अत्यंत मूर्खतापूर्ण नीति का परिचय दिया था। हुमायूं जिस समय बहादुर पर आक्रमण करने के लिए उज्जैन पहुंचा था उस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर रखा था। उस समय मेवाड़ की रानी कर्णवती जो थी वो हुमायूं को राखी भेज कर बोली थी कि हम लोग का हेल्प कीजिए, लेकिन उस समय हुमायूं जो है वो उसका हेल्प नहीं करता है। अगर उस समय हुमायूं जो है कर्णवती का हेल्प करता तो एक तो बहादुर शाह का अस्तित्व समाप्त हो ही जाता और साथ ही साथ जो है राजपूतों का सहयोग भी उसे प्राप्त हो जाता। लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बहादुर शाह जो था वो इस्लाम का अनुयायी था। हुमायूं की यह भयंकर राजनीतिक भूल थी जिसका परिणाम बाद में उसे भुगतना पड़ा। आगे समय का दुरुपयोग एवं आमोद प्रमोद में व्यस्त। हुमायूं की सफलता के पीछे ये भी एक कारण था। जिस समय उसे तीव्र गति से बढ़कर विजय प्राप्त करना चाहिए था उस टाइम में वो विलासिता में लिप्त हो गया था और शत्रु पक्ष को संपूर्ण तैयारी के लिए समय दे दिया। उसके पास हुमायूं का दुर्भाग्य भी है। हुमायूं का मतलब वैसे तो भगवान होता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वो भाग्यहीन था। जब जब उसको अवसर मिला तब तक भाग ने उसका साथ नहीं दिया और वो पराजित होता चला गया। बंगाल का शासक महमूद शाह कुछ और समय तक शेर खां से अपने राज की सुरक्षा करने में सफल हो जाता तो हुमायूं की विजय निश्चित है। उसके बाद चौसर कन्नौज के युद्ध में भीष्म बर्षा जो था वो भी हुमायूं को भारी नुकसान पहुंचाया था। अफगानों का तोपखाना जब शेरशाह के साथ युद्ध कर रहा था तो उस टाइम में बारिश हो रही थी, तो उस टाइम में तोपखाना का यूज ही नहीं हुआ। उसके बाद अपव्ययता। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात जितने भी धन संपत्ति प्राप्त हुआ था उसको उसने खुले हाथों से सैनिकों और सरदारों में बंटवा दिया था। किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले धन संपत्ति होना चाहिए। वो इसने पूरा खर्च कर दिया था, जिसके कारण राज्य का जो आर्थिक स्थिति था वो खराब हो गया था। उसके बाद हुमायूं की दुर्बलता। हुमायूं का अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था तो वो स्वयं था। हुमायूं ने कभी भी स्थिति का अनुकूल कार्य नहीं किया। चौसा के युद्ध में नीचे स्थान पर शिविर लगाना, जिसके कारण शिविर में पानी भर जाना, जिसकी वजह से उसे हारना पड़ा। इससे सबक लेते हुए जब बेलग्राम का युद्ध हुआ था तो उस टाइम में उसको क्या करना चाहिए था, ऊँची जगह पे जो है वो टेंट लगाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, नीचे वाली जगह पर लगाया, जिसके कारण जो है वो कन्नौज का भी युद्ध उसको हारना पड़ा था। कन्नौज के युद्ध के समय उसने महीनों तक इंतजार किया था, जिसमें शेर खां को जो है युद्ध लड़ने के लिए तैयारी के लिए समय मिल गया। अगर हुमायूं उस टाइम में भी अगर शेर खां पे आक्रमण कर देता तो वो जीत सकता था, लेकिन वो अपनी गलती को कभी भी सुधारने का प्रयास नहीं किया। तो ये सभी कुछ रीज़न था जिसके कारण वो हार गया था। हुमायूं जो है एक बार फिर से सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं के भारत से पलायन कर जाने के बाद शेरशाह जो था वो एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य का स्थापना कर लेता है। शेरशाह की मृत्यु 1545 में होता है और उसका जो उत्तराधिकार था उसके अंदर उतना टैलेंट नहीं था, जिसके कारण जो है साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। उसका जो पुत्र था इस्लाम शाह, उसने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने का कोशिश किया, लेकिन 1553 में उसका भी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसके 12 वर्ष पुत्र जो है उसका हत्या जो है उसका मामा कर देता है, जिसका नाम था मोहम्मद आदिल शाह, और खुद शासक बन जाता है। आदिल शाह एक विलास प्रवृत्ति का आदमी था, जिसके कारण राज में अराजकता फैल गया था। इसी का लाभ उठाकर हुमायूं ने 1554 में रोहतास और 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लेता है, जिसके पश्चात हुमायूं आगे बढ़ता है और उसकी सेना ने बैरम खां के नेतृत्व में लुधियाना तक क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद मछीवाड़ा नामक स्थान पर पहुंचता है। मछीवाड़ा में पहुंचने के बाद उसको अफगान सेना से युद्ध करना पड़ता है, जिसको मछीवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में मुगल सेना जो है वो जीत जाता है और संपूर्ण पंजाब पे हुमायूं का अधिकार हो जाता है। उसके बाद मुगल सेना जो है सरहिंद की ओर बढ़ता है और उसके सामने सिकंदर शाह स्वयं पहुंचता है। 22 जून 1555 को दोनों के पक्ष में सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें मुगल सेना विजय हो जाता है और सिकंदर शाह को भागने पे विवश हो जाता है। इस प्रकार 15 वर्ष बाद हुमायूं फिर से 23 जुलाई 1555 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु 1555 में राजगद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं का मृत्यु हो जाता है। अगर हुमायूं का मूल्यांकन करें तो हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन ऐसा कोई भी गुण उसके अंदर नहीं था। उसके साथ हमेशा उल्टा पुल्टा ही होता रहता था। हुमायूं ऐसे समय में शासक बना था जो उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। उस समय एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जिसका प्रशासन और राजनीतिक मामलों में गहरी पकड़ होना चाहिए। तो ये था आपका हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिए।